पुराने जमाने की बात है, सुखनगर गांव में गौरी अपने 2 बेटों विक्रम और वीरू के साथ रहती थी। गौरी अक्सर बीमार रहती थी और एक दिन बीमारी की वजह से वह चल बसी। मां के जाने के बाद 2 भाइयों के पास सिर्फ विरासत रह गई। बहुत हो गया वीरू, अब तू निकल जा मेरे घर से। कितने दिन से तेरे परिवार का बोझ मैं उठा रहा हूँ। क्या तूने कभी एक पैसा कमाया? माँ की दवाई, घर का राशन, बिजली का बिल सब मैंने दिया। और ये देख, ये जमीन के कागज हैं, इस पर माँ के साइन हैं। अब तू और तेरे बच्चे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रह सकते। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? इस घर में मेरा भी हिस्सा है। हम दोनों ने माँ बाप की सेवा की थी। उनकी मौत के बाद क्या यही बचा था हमारे बीच? देवर जी, हमने इस घर की जिम्मेदारियां निभाई हैं। हर कोने में हमारे पसीने की बूंदें हैं। आप मेहरबानी करके अपनी बीवी और बच्चे को यहाँ से लेकर जाइए, बस। और कुछ भी मत सुनाइए। कविता, बात खत्म करो। मैं कोई भावुक ड्रामा नहीं सुनूंगा। यह घर अब मेरा है और मैं फैसला कर चुका हूं। भाभी, एक बार सोचिए, क्या हम इतने पराये हो गए? माँ ने तो हमेशा हमें एक परिवार ही कहा था। आज अगर वो होती तो क्या ये सब देख पाती? कविता मुंह फेर लेती है। तभी गांव के बुजुर्ग भोला काका पास आते हैं। अरे विक्रम बेटा, ये क्या कर रहा है? ये तेरा अपना खून है, भाई है। तेरी माँ की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई और तू इसे घर से निकाल रहा है। भोला काका, आप अपने काम से काम रखिए। किसी के परिवार के मामले में टांग मत अड़ाइए। फिर वीरू बिना कुछ कहे अपनी पत्नी सुनैना और बेटे चिराग के साथ गांव के बाहर नदी किनारे आ जाता है। सुनो, क्यों ना हम यहीं किसी कोने में एक छोटा सा घर बना लें। जैसी जिंदगी है वैसा ही घर भी ठीक रहेगा। क्या कहते हो आप? ठीक कहती हो सुनैना। अब हमें किसी से कुछ नहीं मांगना। चलो, एक बांस की छांव में ही सही हम अपना घर खुद बनाएंगे। लेकिन सुनो, झोपड़ी पूरी करने के लिए लकड़ी चाहिए और लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी। हमारे पास तो वो भी नहीं है। तो क्या करे वीरू? रात भर ऐसे ही बैठे रहेंगे क्या? नहीं, मैं गांव जाकर कोशिश करता हूँ। शायद कोई कुल्हाड़ी दे दे और बच्चों के लिए 2 रोटियां भी। पापा, बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और बेटा, पापा जरूर कुछ लेकर लौटेगा। तुम्हारा पेट भी भरेगा और हमारा घर भी बनेगा। वीरू गांव की तरफ जाता है और एक लकड़हारे धीरू से जो लकड़ी काट रहा होता है कहता है, भाई, क्या ये कुल्हाड़ी मुझे कुछ देर के लिए दे सकते हो? मुझे अपने लिए एक छोटा सा घर बनाना है। घर? तू तो गांव से बाहर का लगता है। क्या करेगा घर बनाकर? मेरे भाई ने जमीन हथिया ली। माँ बाप की मौत के बाद हमें घर से निकाल दिया। अब बीवी बच्चों को लेकर नदी किनारे बस गए हैं। छाया तो चाहिए ना, कम से कम बरसात से सिर ढकने को। आजकल यही देखा जाता है भाई, खून से नहीं जमीन से रिश्ता होता है। ले भाई, ये कुल्हाड़ी भी रख और ये रोटी भी। तू तो अपने जैसा नहीं लगता। भगवान तुम्हारा भला करे भाई, मेरे बच्चे पेट भर के खाएंगे। वीरू कुल्हाड़ी और रोटी लेकर नदी किनारे लौटता है। पापा, रोटी है? बेटा, आज तेरा पेट भर जाएगा और कल से अपनी झोपड़ी भी बनेगी अपने ही हाथों से। कुछ दिनों बाद वीरू उसी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है और अपने लिए एक अच्छी सी झोपड़ी बना लेता है।
झोपड़ी अब कितनी सुंदर लग रही है। हाँ बेटा, ये झोपड़ी नहीं, हमारी मेहनत की मिसाल है। अब कोई हमसे इसे छीन नहीं सकता। ये हमने अपने पसीने से बनाया है, अब ये हमारा है पूरी तरह से। चलो सुनैना, अब जब घर बन गया है तो मैं गांव जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। कुछ भी करूंगा, लेकिन रसोई का धुआं फिर से उठेगा। फिर वीरू गांव की तरफ निकल पड़ता है। भैया, कोई काम हो तो बता दो। मेरी बीवी और बच्चे कई दिनों से भूखे हैं। घर में चूल्हा तक नहीं जला। मैं मजदूरी कर लूंगा, खेत में काम भी कर लूंगा, बस कुछ मिल जाए। अरे वीरू, अभी तो सीजन भी नहीं है, काम कहाँ से दूं? जा कहीं और पूछ ले। फिर वीरू एक एक कर कई घरों में जाता है, पर कोई भी उसे काम नहीं देता। वीरू हताश आंखों में आंसू लिए लौटता है। तभी एक बूढ़ी औरत उसे देखती है और उससे कहती है, बेटा, तू कब से घूम रहा है? तेरा चेहरा सब कुछ कह रहा है। ले, ये रोटी और थोड़ा सा गुड़ ले। कुछ नहीं तो कम से कम तेरा बच्चा तो चुप हो जाएगा ना। माई, आज तू तो जैसे भगवान बनकर आई है। तेरा ये टुकड़ा हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं। फिर वीरू घर लौटता है। ये लो सुनैना, थोड़ा सा खाना मिला है, चिराग को खिला दो, वो भूखा है। और आपने तो खुद भी कुछ नहीं खाया है। आपका चेहरा बता रहा है कि आप बहुत थक गए हैं। मुझे भूख नहीं है, बच्चों का पेट भरा रहे, बस वही काफी है। मैं तो कल भी खा लूंगा। आप ऐसे क्यों हैं वीरू? इतना सहकर भी हमेशा मुस्कुरा लेते हैं। काश दुनिया में आप जैसा दिल सबको मिलता। वीरू चुपचाप पानी पीता है और सिर झुकाकर झोपड़ी के कोने में जाकर बैठ जाता है। क्या इतनी बेबस हो गई है मेरी किस्मत? हर दरवाजे पर दस्तक दी, पता नहीं कब हमारे दिन बदलेंगे, कब चिराग बिना भूखे पेट सोएगा, कब सुनैना की आंखों में सुकून लौटेगा। तभी उसकी नजर कोने में रखी कुल्हाड़ी पर जाती है। ये कुल्हाड़ी शायद यही आखिरी रास्ता है। अगर कोई काम नहीं देगा तो अब खुद अपना काम करूंगा। कहाँ जा रहे हो वीरू? अभी अभी तो लौटे हो। कुछ खा लो पहले, फिर चले जाना। सनैना, जब तक चिराग की थाली में भरपेट खाना ना हो, मैं कुछ भी नहीं खा सकता। आज जंगल से लकड़ी काट कर लाऊंगा, बेचूंगा और राशन लेकर लौटूंगा। वीरू जंगल में लगातार पसीना बहा रहा था और फिर जो लकड़ियां काटता है उसे लेकर बाजार चला जाता है। लकड़ियां ले लो, लकड़ियां सूखी हैं, एकदम सस्ती हैं। ले लो भाई, ले लो। एक ग्राहक लकड़ी हाथ में लेकर देखता है। सूखी तो है पर बहुत पतली है, 10 रुपए दूंगा। भैया, मेहनत बहुत लगती है, थोड़ा और बढ़ा लो। 15 रुपए का एक गट्ठा है। देना हो तो दो, वरना और बहुत लोग बैठे हैं। वीरू मजबूरी में उस लकड़ी को 10 रुपए में बेच देता है। फिर धीरे धीरे उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती हैं। चलो, कम है पर मेहनत से आया है। अब राशन लेकर घर जाता हूँ। चिराग के लिए आज पेट भर खाना होगा। फिर वीरू किराने की दुकान पर जाता है। भैया, 1 किलो चावल दे दो और 1 किलो आटा। कमाल है वीरू, लोग तो भीख मांगते हैं, पर तू तो जंगल से मेहनत लाया है। भाई, मेहनत ही तो आखिरी सहारा है। सारा राशन लेकर वीरू घर पर लौटता है। क्या हुआ वीरू? आज सारी लकड़ियां बिक गई आपकी? अरे हाँ भाग्यवान,
आज तो जैसे भगवान ने खुद रास्ता बना दिया। हमारी मेहनत रंग लाई, सारी लकड़ियां बिक गईं। हाँ, पैसे थोड़े कम मिले, पर इतना जरूर है कि आज हम तीनों भरपेट खा सकते हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। कम मिला लेकिन अपनी मेहनत से मिला। चिराग भी कितना खुश होगा। आइए आप बैठिए, मैं आप दोनों के लिए खाना बना कर लाती हूँ। बैठिए। ठीक है सुनैना, आज जो थकान है ना, वो भी सुकून जैसी लग रही है। सुनैना मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। वीरू बाहर बैठा चिराग को देखकर हल्की सी मुस्कान देता है। कुछ ही देर में सुनैना थाली में खाना परोसकर बाहर लाती है। तभी झोपड़ी के सामने तपस्वी बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। बेटा, 2 दिन से अन्न नहीं खाया। अगर कुछ अन्न हो तो प्रभु के नाम पर दे दो। वीरू और सुनैना एक दूसरे की ओर देखते हैं। स्वामी जी, हम खुद भी 2 दिन बाद खाने बैठे हैं, पर शायद इसी में भगवान की परीक्षा हो। सुनैना आधी रोटी और थोड़ा सा चावल लेकर बाहर आती है और उन्हें तपस्वी बाबा को दे देती है। आप खाइए बाबा, पेट भर लीजिए। हमारे लिए तो हर दिन की भूख है, पर शायद आज आपकी जरूरी है। साधु भोजन खाकर उनसे कहते हैं, बेटा, तेरी सेवा और मेहनत का फल तुझे जरूर मिलेगा। आज जो तूने मुझे दिया है वो कल तुझे बहुत कुछ लौटा कर देगा। मेरा आशीर्वाद है, एक दिन यही झोपड़ी तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। वीरू और सुनैना सिर झुकाते हैं। तपस्वी बाबा रात को वहीं रुकते हैं और सुबह चले जाते हैं। कुछ दिन बाद जंगल में वीरू कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काट रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लाल रंग के पत्थर पर पड़ती है। अरे ये क्या है जो इतनी तेजी से चमक रहा है? हे भगवान, ये तो कोई साधारण पत्थर नहीं लगता। नीले कमल जैसा रंग, एक अजीब सी रोशनी। ऐसे पत्थर तो कभी कभार ही मिलते हैं। वीरू पत्थर को कपड़े में लपेटकर घर पर ले आता है और उसे सुनैना को दिखाता है। सुनैना, देखो मुझे क्या मिला है जंगल में लकड़ी काटते वक्त। अरे ये कोई साधारण पत्थर नहीं है वीरू। इसमें तो कोई ऊर्जा सी महसूस हो रही है। लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ था? जंगल में। जैसे ही कुल्हाड़ी जमीन पर लगी, वह उछल उछल कर बाहर आ गया। मैंने सोचा इसे संभाल कर रखता हूँ, शायद किसी दिन जरूरत पड़े। तुमने बहुत ठीक किया वीरू। भगवान ने खुद तुम्हारे हाथों इसे बाहर निकलवाया है। ये कोई साधारण चीज नहीं लगती। लगता है हमारी जिंदगी बदलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ विक्रम कुछ लोगों के साथ जुए में डूबा हुआ था। हा। आज तो किस्मत तेरे साथ है विक्रम। तू ऐसे जीतता रहा तो एक दिन पूरे गांव का मालिक बन जाएगा। जा लगा दे फिर से सारा दांव एक साथ। डरता क्यों है विक्रम? डरता नहीं हूं। विक्रम सिंह नाम है मेरा। सारी जमीन, घर, खेत सब लगा देता हूं। जीत गया तो राजा बन जाऊंगा। किस्मत बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। वह सारे खेत, जमीन, घर सब कुछ दांव पर लगा देता है। पत्ते खुलते हैं और विक्रम हार जाता है। विक्रम, तू हार गया। अब तेरे नाम कुछ नहीं बचा। सब अब हमारे हवाले है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे बाप दादा की जमीन, मेरा सब कुछ, मैंने सब कुछ गवा दिया। अब मैं क्या लेकर जाऊंगा घर? विक्रम थका हारा घर पहुंचता है। क्या हुआ? इतनी देर कहाँ थे? और ये चेहरा क्यों सूझा है आपका? सब हार गया कविता। खेत, घर सब चला गया। क्या कहा तुमने? तुम सच कह रहे हो? तुमने हमारे बच्चों का भविष्य जुए में दांव पर लगा दिया।
हे भगवान, हम अब कहाँ जाएंगे? मैंने सोचा था जीतूंगा तो अमीर बनेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ नहीं आया। मैंने लालच में सब कुछ खो दिया। मैंने सोचा था एक बार जीत जाऊं तो तुम्हें सोने के कंगन दूंगा, बेटे को पढ़ने शहर भेजूंगा, इस मिट्टी की जिंदगी से ऊपर ले चलूंगा। पर मैं तो खुद ही मिट्टी में मिल गया। पीछे से उसके दोस्त की आवाज आती है। जब तू जुए में सब कुछ हार गया था तो तूने यह घर मेरे नाम किया था, याद है ना? तेरे पास ठीक 10 मिनट है, अपना सामान समेट और निकल जा इस घर से। यह अब तेरा नहीं, मेरा घर है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैं जा रही हूँ कहीं ऐसी जगह जहाँ जिंदगी फिर से शुरू हो सके, जहाँ मेरा बच्चा भूखा ना सोए। कविता बच्चे को उठाती है। वह विक्रम की तरफ बिना देखे घर से बाहर निकल जाती है। विक्रम वहीं का वहीं बैठा रह जाता है। सब चला गया, कविता, बेटा, घर, खेत। मैंने सब कुछ जुए की बाजी में हार दिया। अब मैं किसके लिए जीऊं? कुछ दिनों बाद विक्रम गांव की गलियों में इधर उधर भटक रहा था। भोला काका, कुछ खाने को मिल जाएगा? 2 दिन से कुछ खाया नहीं। चल हट, तेरे जैसे लोगों को ही देख देख के भगवान भी चुप हो जाते हैं। कभी दूसरों का हक मारा था, अब खुद भूखा फिर रहा है। मैंने गलती की थी काका, पर अब कोई तो दया कर लो। दया उनके लिए होती है जिनके कर्म साफ हों। तू तो अपनी लालच की आग में सब कुछ जला बैठा विक्रम। जमीन, घर, परिवार सब कुछ हार गया। जा यहां से, मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है। विक्रम हताश होकर पीछे हटता है। भोला काका दरवाजा जोर से बंद कर लेते हैं। फिर ठीक वैसे ही विक्रम एक एक घर के दरवाजे पर गया, लेकिन हर जगह से उसे तिरस्कार ही मिला। हर दरवाजा उसके लिए बंद होता गया। किसी ने पानी तक न पूछा। भूखा, थका और बीमार विक्रम आखिरकार गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। अकेला, बिल्कुल अकेला। कुछ हफ्तों बाद गांव में अचानक एक अजीब बीमारी फैलने लगी। बच्चों को उल्टियां होने लगी, बूढ़ों को तेज बुखार चढ़ गया और जवान लोग धीरे धीरे कमजोर होकर गिरने लगे। गांव में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया। यह तो हैजा है, बहुत तेजी से फैल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा जहर कभी नहीं देखा। हमारे बच्चे मर रहे हैं जी, कुछ करो। विद्याचार जी, कुछ तो करो। अब कुछ नहीं हो सकता। यह बीमारी अब पूरे गांव को निगल लेगी। यह हम सबके कर्मों का फल है। फिर एक दिन वीरू अपनी माँ की अर्थी पर फूल चढ़ाने गांव आता है। गांव की हालत देखकर वह स्तब्ध रह जाता है। चारों तरफ चीख पुकार मची होती है। बचे खुचे लोग जमीन पर पड़े कराह रहे होते हैं। लाशें भी कहीं कहीं दिखाई देती हैं। वह घबराते हुए विद्याचार जी के पास पहुंचता है। वैद्याचार्य जी, ये क्या हो रहा है गांव में? सब इतने बीमार क्यों हो गए? वीरू बेटा, तू भी भाग जा। यह गांव पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ की हवा में जहर घुल चुका है, हैजा फैल चुका है, सब कुछ खत्म हो रहा है। नहीं, मैं नहीं भागूंगा। ये मेरा गांव है, मेरी मिट्टी है। कोई ना कोई उपाय जरूर होगा। बताइए ना वैद्याचार्य जी, कोई तो इलाज होगा। एक तरीका है वीरू, बहुत पुरानी जड़ी बूटी है, नीलकमली कहते हैं उसे।
अगर उसे एक विशेष नीले पत्थर पर घिसा जाए तो उस दवा से सबसे खतरनाक रोग भी मिट जाते हैं। मैंने वो बूटी तो सहेज कर रखी है, लेकिन वो नीला पत्थर मेरे पास नहीं है। नीला पत्थर? वैद्याचार्य जी, एक नीले रंग का पत्थर मेरे पास है। मैं जब जंगल में लकड़ियां काट रहा था तब मुझे वो पत्थर मिला था। मैंने तो बस यूं ही रख दिया था, शायद वही हो। आप रुकिए, मैं अभी लाता हूं। वीरू दौड़ता है और अपने घर की तरफ जाता है। वीरू, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? वो नीला पत्थर कहाँ है जो मैंने तुम्हें रखने को कहा था? हाँ, वो मैंने अच्छे से संभाल कर रखा था। ये लो। भगवान का शुक्र है, यही पत्थर है। वीरू वापस वैद्याचार्य जी के पास जाता है। विद्याचार्य जी, ये देखिए, यही वो पत्थर है ना? हे प्रभु, यही है, बिल्कुल यही पत्थर चाहिए था। अब सब ठीक हो जाएगा। वीरू और वैद्याचार्य जी पत्थर और जड़ी बूटी को मिलाकर दवा बना लेते हैं। यह बूटी, ये पत्थर अब साथ मिलकर चमत्कार करेंगे बेटा। बस कुछ देर में दवा तैयार हो जाएगी। भाइयों और बहनों, यह दवा है हमारी आखिरी उम्मीद। हर एक को एक एक चम्मच पीनी है। डरिए मत, अब सब ठीक हो जाएगा। फिर सभी गांव वाले एक एक चम्मच करके दवाई पी लेते हैं और कुछ ही घंटों में सभी ठीक होने लगते हैं। बेटा वीरू, तू तो भगवान बन गया इस गांव का। तूने सबको नई सांसें दी। सब तो ठीक हो गए, पर मेरा भैया वो अब तक कहीं नहीं दिखा। तभी भोला काका पास में आते हैं। बच्चा, तेरे जाने के बाद तेरे भाई ने सब कुछ हार दिया, जुए में सब गंवा दिया। तेरी भाभी उसे छोड़कर चली गई। अब वो गांव के बाहर उस नदी के पेड़ के नीचे बैठा रहता है, बीमार, अकेला बैठा होगा। वीरू यह बात सुनते ही दौड़ पड़ता है। भैया, भैया मैं आ गया। देखो भैया, वीरू आ गया। भैया, तू आ गया। मैंने तो सोचा था अब तुझे कभी नहीं देख पाऊंगा। कुछ नहीं होगा भैया, ये दवा लो, बस थोड़ा सा, सब ठीक हो जाएगा, देखना। वीरू विक्रम के मुंह में दवा रखता है और उसे पानी पिलाता है। कुछ ही क्षणों में विक्रम की सांसें थोड़ी सामान्य होने लगती हैं। माफ कर दे मुझे वीरू, मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया। तेरा हक, तेरा घर, माँ की यादें। मैं लालच में अंधा हो गया था बेटा। भैया भूल जाओ सब कुछ। माँ कहती थी, परिवार एक धागा होता है, टूट भी जाए तो जोड़ना हमारा फर्ज है। अब सब ठीक हो गया भैया, हम फिर से एक साथ रहेंगे। हमारा घर फिर से एक घर बनेगा। वीरू बेटा, तूने ना सिर्फ बीमारी से सबको बचाया, बल्कि हमें भाईचारे की असली मिसाल भी दी। तूने अपने बड़े भाई विक्रम को नहीं छोड़ा। आज हम सभी की तरफ से गांव की एक जमीन तुम्हारे नाम की जाती है, एक छोटे से खेत के साथ, ताकि तुम दोनों भाई फिर से साथ मिलकर खेती करो और इस गांव को यूं ही रोशन करते रहो। पंचमुखी जी, गांव वालों, मैंने बहुत गलतियां की, पर आज जो आपने मुझे फिर से अपनाया है, उसका आड़ मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। अब बस अपने छोटे भाई वीरू के साथ मिलकर पसीने से इस धरती को सींचूंगा और सच में इंसान बनकर दिखाऊंगा। भैया, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। जो कुछ भी हुआ वो सब बीत गया। अब हम साथ मिलकर दो घर बनाएंगे, एक तुम्हारा, एक मेरा, लेकिन दिल हमेशा एक रहेगा, भाईचारे वाला। कुछ महीनों बाद
नदी के किनारे दो सुंदर पक्के मकान खड़े होते हैं, एक वीरू का और एक विक्रम का। देखो बहन, कैसे दोनों भाइयों ने दोबारा अपना जीवन शुरू कर दिया। जहाँ पहले जहर था, अब वहाँ अमृत बह रहा है। यही है असली घर, असली भाईचारा। बच्चों, इन भाइयों की कहानी याद रखना। जब जब दिलों में दूरियां बढ़ें तो यह याद आना चाहिए, खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता, बस उसे निभाने का हौसला चाहिए।